हेलो ओग्रो एस्पेरेंट्स। माय नेम इज डॉक्टर महेश कुमार। और आज जैसा कि आप सबको पता है, ओग्रो का जो क्लास 3 का एंट्रेंस है वो बहुत ही नजदीक आ गया है। और आज की क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज बहुत यूनिक थिंग्स बताने वाला हूँ आज। क्लियर। आज जो मैं यूनिक थिंग्स बताने वाला हूँ, देखो पढ़ाई तो आज हम करेंगे ही, क्लास तो हमारी चलेगी। कुछ एक मैं यूनिक थिंग्स बता रहा हूँ आपको, आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ओग्रुव स्कूल ने अपनी वेबसाइट पे उन बच्चों के नाम डाल दिए हैं जिनका एग्जामिनेशन होगा 29 जनवरी को। मतलब जो आपके पास जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका रिटन टेस्ट होना है, ठीक है, जो जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है वो क्या है, रिजेक्टेड है। और जिनका नाम उस लिस्ट में है वो क्या है, वो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो मान के चलिए क्लास 3 के लिए क्लास 3 के लिए जो नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट्स हैं, राइट, कल जब मैंने उनको काउंट किया तो जो नंबर ऑफ अपियर्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 600, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 600 कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया से एग्जाम देने आएंगे क्लास 3 में एडमिशन के लिए। क्लियर। ये पहली बात है। ओग्रुव स्कूल की वेबसाइट पे उन्होंने लिस्ट डाली है कि कितने बच्चे ने एग्जाम देने आएंगे 29 तारीख को। क्लास 3 उन्होंने हर क्लास का डाल रखा है, मैंने सिर्फ क्लास 3 का काउंट किया। राइट, उन्होंने क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का, क्लास 9 तक सबका डाला हुआ है। मैंने सिर्फ क्लास 3 का चेक किया, उसके अंदर जो क्लास 3 के नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट है वो 600 है। मान के चलिए जब रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होगा, ये मेरा अंदाजा है, इसके बारे में ओग्रुव स्कूल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। 600 में से जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न टेस्ट क्वालिफायर, वो कम से कम भी मतलब मान के चलो 100 बच्चे होंगे अप्रोक्सीमेट। 500 इसमें से चले जाएंगे, 600 में से 500 बच्चा को वो बाहर निकाल देंगे, 100 बच्चा वो एंटर करेगा। और एंटर करने के बाद उनका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में ये मान के चलो 100 में से वो रखेंगे अपने पास 60 स्टूडेंट्स, राइट। 100 में से वो 60 स्टूडेंट्स रखेंगे, जिसमें आपके पास 30-30 के दो सेक्शन वो क्लास 3 में बना लेते हैं, राइट। मान लो एक हो गया सेक्शन ए फॉर एग्जांपल, एक हो गया सेक्शन बी, ठीक है। जैसे किसी स्कूल में लिली सेक्शन होता है, रोज सेक्शन होता है, तो मुझे लगता है कि वो 30-30 के दो सेक्शन बना लेंगे। और रिटर्न टेस्ट जो होगा उसमें से वो 100 बच्चों को सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, बाकी 500 स्टूडेंट्स को वो नॉन क्वालिफाइड कर देंगे। क्लियर है। देखो ये तो डैम श्योर है, तो उन्होंने ऑफिशियल दिया हुआ है, ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना अंदाजा है ये। क्लियर। तो एक बात तो ये है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि कितने बच्चे अपीयर होंगे, ठीक है, उन सबके नाम है, आप अपने बच्चे का नाम उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आपका नाम उस बच्चे की लिस्ट में है तो आप एग्जाम देने जरूर जाइएगा। क्लियर। वो जब मैंने क्लास 3 के लिए काउंट किया तो वो अप्रोक्सीमेटली 600 बच्चे थे। क्लियर। और मेरा ये अंदाजा है कि 600 में से वो 500 बच्चों को पीछे भेज देंगे और सिर्फ 100 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे। फिर उन 100 बच्चों का इंटरव्यू होगा, जिसमें से 40 बच्चों को फिर वो निकाल देंगे, और 60 बच्चे वो फाइनली जो आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आएंगे वो होंगे आपके पास 60 स्टूडेंट्स। और फिर उन 60 का 30-30 के दो सेक्शन बन जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। इसमें अप डाउन हो सकता है क्योंकि ये मेरा अपना अंदाजा है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। क्लियर। पहली बात तो ये क्लास 3 के लिए। दूसरी बात ये है, उन्होंने जो डेट ऑफ एडमिट कार्ड ये उन्होंने मेंशन कर दिया है। क्लियर, कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की जो उन्होंने डेट डाली है वो डाली है 10 जनवरी 2023। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा हर क्लास के लिए वो रिलीज होगा 10 जनवरी 2023। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे है उनकी, ठीक है। तो आप सब 10 जनवरी 2023 को तैयार रहना, एडमिट कार्ड बच्चे का डाउनलोड करना है, अपना सेंटर देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आने जाने का जो आपका है उसका देख लेना, क्योंकि आपके पास लगभग 20 डेज होंगे, 19 डेज या 20 डेज। तो उसमें आप देख लेना कि कैसे आना है, जाना है, ट्रेन करनी है, गाड़ी करनी है, होटल करना है, वट एवर जो भी आप लोगों ने करना है वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये एक तो आपके पास बात थी नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स की। ये ओग्रुव स्कूल ने लिस्ट जारी कर दिया, पीडीएफ है वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड करके चेक कीजिए कि बच्चे का नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो एग्जाम दिलाने जरूर जाइए। दूसरा, एडमिट कार्ड 10 जनवरी को डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। 10 जनवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, अकॉर्डिंगली बच्चे की तैयारी कराइए, और अपना जो आने जाने का है, रहने का है, ठहरने का है, वो देख लीजिए। पहली बात तो हुई ये, ठीक है।
उसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की, राइट। ये लेटेस्ट पेपर है मेरे पास 2022 का, क्लियर, जो लास्ट ईयर, मतलब आज 31 दिसंबर है, तो इस साल जो मार्च में 6 मार्च को हुआ था इनका एग्जाम 2022 में, उसका जो पेपर है वो इस तरह से आया था, फ्रंट पेज उसका इस तरह से होता है, क्लियर। देखो उसमें सबसे ऊपर क्या होगा, एडमिशन टेस्ट सेशन 2022-2023, राइट। इस बार इसमें क्या लिखा जाएगा, एडमिशन टेस्ट सेशन 2023 सेशन -2024, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा इसके अंदर। इस बार एडमिशन टेस्ट जो सेशन 2022-23 है, इस बार क्या लिखा जाएगा 2023-24। उसके बाद यहां पे लिखा है डेट ऑफ एग्जाम, पिछली बार 6 मार्च को हुआ था डेट ऑफ एग्जाम, मान लो इस बार होता है 29 जनवरी 2023, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम आ जाएगा 29 जनवरी 2023। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम क्या लिखा जाएगा 29-01-2023। ये लोगो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक सीरियल नंबर आ जाएगा कोई ना कोई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड इन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है, ये जो ब्लैंक्स है, ये स्टूडेंट्स ने फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, राइट। उसके बाद क्लास, क्लास यहाँ पे सेकंड लिख लेना। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो इन्विजिलेटर होगा वो भी बता देगा, हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लास सेकंड लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट होगा तो क्लास 3 के लिए आ जाएगा कि क्लास 3 के लिए अपीयर हो रहा है बच्चा, ठीक है। रोल नंबर वो होगा जो एडमिट कार्ड पे होगा। सिर्फ बच्चे को ये 3 फिल करने हैं। नीचे नोट लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस पेज, कि इस पेज के अलावा कैंडिडेट्स शैल नॉट राइट हिज और हर रोल नंबर, नेम और एनी अदर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एनीवेयर एल्स ऑन द बुकलेट, कि इस पेज के अलावा बच्चा कहीं पर भी अपना रोल नंबर, अपना नाम या किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन की जो मार्क है वो नहीं लिखेगा, क्लियर। सिर्फ इस पेज पर उसको अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा वो कहीं पर भी अपना कोई रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह नहीं लिखेगा। वॉयलेशन ऑफ दिस, कि अगर कोई इस बात को वॉयलेट करता है, इट विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, ठीक है। तो उसकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल की जा सकती है। तो बच्चे को आपने यही बताना है कि सिर्फ बेटा जो आपके पास पहला पेज है उसमें जो 3 कॉलम है वही आपने फिल करने हैं, नेम का, क्लास का, रोल नंबर का। नेम का बच्चा लिख लेगा, रोल नंबर एडमिट कार्ड में आएगा और क्लास में या तो 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, ये इन्विजिलेटर का काम है, जो वहां पे पेपर ले रहा होगा टीचर वो अपने साइन कर लेगा। यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज कोड, ये ऑफिस का काम है, इसमें कुछ नहीं करना। मतलब अगर बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ ये 3 काम करने हैं, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, क्लास आएगा और रोल नंबर आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले तो बच्चे को इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि ये पहला जो फ्रंट पेज है वो इस तरह से आएगा और उसको बच्चे को अपना इस तरह से प्रिपेयर करना है, क्लियर। उसके बाद देखिए जो अगला पेज है वो इस तरह से होता है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है क्लास 3, इधर लिखा है एंट्रेंस एग्जाम, टाइम 2 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स का होगा, क्लियर। जो 2 आवर्स की जो टाइमिंग है कि वो 10 to 12 है, 1 to 3 है, वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा मिल जाएगा आपको। इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पहला क्या है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, बच्चे को सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, किसी भी क्वेश्चन में चॉइस नहीं है कि और पार्ट है ये कर लो या फिर ये कर लो, नहीं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चे को। सेकंड है ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द क्वेश्चन बुकलेट इटसेल्फ इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे पहले जब बच्चा पेपर देता था तो उसके अंदर पेपर का आंसर करने का मेथड अलग होता था, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ। फॉर्मेट वो था कुछ इस तरह का, ठीक है। उसमें आपके पास ब्लैंक स्पेस नहीं होता था, कहीं पर लाइन हो गई, ठीक है, बच्चा लाइन के सामने लिख रहा है, या फिर जैसे ये क्वेश्चन दिया उसके नीचे स्पेस दे दिया, बच्चा वहां पर पूरी की पूरी कंप्लीट लाइन लिख रहा है, क्लियर। इस तरह से बीच में ब्लैंक्स दे दिया, तो इस तरह कुछ पैटर्न आता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, पिछले 2 साल से उन्होंने स्पेस फॉर आंसर, हर एक क्वेश्चन के आगे जो आंसर का स्पेस है वो देना शुरू कर दिया। तो बच्चे को बोला है कि सिर्फ इसी स्पेस में आंसर देना और कहीं नहीं देना। जो क्वेश्चन के आगे आंसर लिखा हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, उसी में ही आंसर देना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द बेकर डैश द ब्रेड, अब उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स हालांकि यहाँ दे दिया है, इसका आंसर जैसे बेक्स आएगा तो बच्चों को ये बोलना है कि बेक्स यहाँ नहीं लिखना, बेक्स यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहां पर आपके पास स्पेस फॉर आंसर आया हुआ है, क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, द बेकर बेक्स द ब्रेड। तो उसने सेकंड पॉइंट में यहीं पर ही लिखा है कि जो आपका आंसर के लिए स्पेस दिया हुआ है
उसी स्पेस में आंसर लिखना है और कहीं पर भी नहीं लिखना। उसने यही लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द क्वेश्चन बुकलेट इटसेल्फ इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज। थर्ड में है ऑल सब क्वेश्चंस अंडर द मेन क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कि जो मेन क्वेश्चन है उसके अंदर जितने सब क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई। तो ये सब सेक्शन हो गया। मेन क्वेश्चन क्या है 1 और ए बी सी डी ई क्या है, सब सेक्शन है। तो ये सब सेक्शन दे कैरी इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का है तो ये सारे के सारे 1 मार्क के होंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है, जितने भी आपके पास ये सब सेक्शन है इनके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही बात उसने लिखी है, ऑल सब क्वेश्चंस अंडर द मेन क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अगर 5 पार्ट्स हैं तो वो सारे के सारे इक्वल मार्क्स के होंगे, 1 मार्क की, मान लो 1 5 जा 5। फोर्थ पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो सेकंड पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्या कि सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी करने हैं। थर्ड है कि इक्वल मार्क्स, ठीक है जी इक्वल मार्क्स करने हैं, हमने तो क्वेश्चन करने से मतलब है। लेकिन सेकंड और फोर्थ पार्ट देखो समझने वाला है। उसने बोला रफ वर्क इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो रफ वर्क के लिए क्या करना है, इट मे बी डन ऑन द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज, कि अगर रफ वर्क की जरूरत है इफ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश है, इसमें तो जरूरत होगी नहीं, ठीक है, इसमें तो सिंपल 3 है, इसमें 6 सेलेक्ट कर लेना, आंसर लिख देना है। मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी, रफ वर्क इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत है, इट मे बी डन, कहां करना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको बच्चे को एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया जाएगा रफ वर्क के लिए। वो कहां करना है, इट मे बी डन ऑन द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन बुकलेट, इस क्वेश्चन बुकलेट के लास्ट के पेज पे कुछ स्पेस दिया हुआ है इसी पर्पज के लिए, प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज, वहां पर रफ वर्क करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं वो रफ वर्क है कहां पे। जैसे आपके पास देखो यहां पर कोई रफ वर्क का पेज नहीं है, यहां पर नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है, यहां पर हो सकता है, ये स्पेस दिया हुआ है, यहां पर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रॉपरली दे रखा है, ये देखो यहां देखा है स्पेस फॉर रफ वर्क, स्पेस फॉर रफ वर्क। तो उन्होंने इतना जो पार्ट है ये रफ वर्क के लिए दे रखा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पार्ट थोड़ा कम है, क्योंकि बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा खुली कैलकुलेशन करते हैं, तो एक तो इस पार्ट को बच्चे यूज कर सकते हैं जो स्पेस फॉर रफ वर्क दिया हुआ उन्होंने, और एक जो मैथ्स में लास्ट पेज पे दिया हुआ था ये वाला, ठीक है, इसको बच्चे यूटिलाइज कर सकते हैं रफ वर्क के लिए। तो उन्होंने यही बात लिखी हुई है इसके अंदर, रफ वर्क इफ रिक्वायर्ड इट मे बी डन ऑन द लास्ट फ्यू पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज, कि जिस पर्पज के लिए आपको लास्ट के पेज पे थोड़ा स्पेस दिया हुआ वहीं पर ही रफ वर्क करना अगर जरूरत है, तो अदरवाइज कहीं और नहीं करना है। तो बच्चों को यही बात आनी कि जो स्पेस फॉर आंसर है वो सिर्फ इनमें करना है, नंबर 2 रफ वर्क लास्ट में करना है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड नॉट राइट देयर नेम, रोल नंबर और एनी अदर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एनीवेयर ऑन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, कि जो यही मतलब जो ये वाला 5 पार्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पर वो बता चुके हैं इस नोट के अंदर, कि बच्चे इस बुक के अंदर कहीं पर भी अपना नाम रोल नंबर इस पेज के अलावा नहीं लिखेंगे। उन्होंने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल नॉट राइट देयर नेम, रोल नंबर और एनी अदर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि अपना नाम, रोल नंबर या किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन की जो मार्क है वो फ्रंट पेज के अलावा क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में कहीं नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट फॉर द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द टॉप शीट। टॉप शीट का मतलब जो फ्रंट पेज है, जो टॉप शीट है उस पर जो स्पेस दिया हुआ सिर्फ वहीं लिखना है और कहीं पर भी नहीं लिखना है। वायोलेशन ऑफ दिस रूल विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, मतलब जो पार्ट 5 है और जो ये नोट है इट इज सेइंग द सेम थिंग, ठीक है। यही बात लिखी है कि बच्चे को अपना नाम, रोल नंबर कहीं नहीं लिखना है, सिर्फ जो टॉप पेज है, ये टॉप पेज है, इसके अंदर ही लिखना है नाम, क्लास और रोल नंबर, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, फॉर्मेटिंग की, कि आपके पास जो क्वेश्चन का पेपर का फ्रंट पेज कैसा आएगा और क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है। अब बात आई हाउ टू आंसर, कि आंसर लिखना कैसे है। देखो उन्होंने तो बोल दिया कि जो आंसर है वो आपको यहां पर लिखा हुआ था, इट मस्ट बी आंसर्ड इन द क्वेश्चन बुकलेट इटसेल्फ इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज, कि जो स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। अब मेरे पास कल एक मैम का मैसेज आया, उनकी क्वेरी बहुत जायज थी। उन्होंने बोला कि सर जैसे मान लो यहां पर लिखा है आई डैश 2 डॉग्स एंड ए कैट, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। तो जो स्पेस फॉर आंसर है उसमें हमें कंप्लीट आई हैव 2 डॉग्स एंड ए कैट लिखना है या सिर्फ हैव लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं उनका। उन्होंने ये बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे पता है कि आई के साथ हैव आएगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सिर्फ HAVE हैव लिख दूं, या फिर मैं कंप्लीट लाइन लिखूं कि आई हैव 2 डॉग्स एंड अ कैट। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो सुजैन एंड आई विल रीच दिल्ली टुमारो। ठीक है, सुजैन एंड आई को कौन रिप्लेस करेगा? आई का प्लूरल वी होता तो वी आ गया यहाँ पे, वी विल रीच दिल्ली टुमारो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वी लिखूं या फिर वी विल रीच दिल्ली टुमारो लिखूं? ठीक है, तो ये पेरेंट्स के मन में भी बड़ा है कि बच्चों को हम किस तरह से बताएं। तो देखिए, मैं कोई भी जब बात करता हूं तो मैं उसका कोई ना कोई एक बेस जरूर रखता हूं कि मैं जो बात बोला उसका बेस क्या है। तो मेरी इस बात का बेस है कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर लिखेंगे। जैसे आई हैव है तो सिर्फ हम यहाँ पे हैव लिखेंगे, पूरी लाइन नहीं लिखनी है। अगर सुजन एंड आई की जगह हमने वी लिखना है तो यहाँ पर हम वी सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख देंगे, हमें पूरी लाइन नहीं लिखनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पूरी लाइन नहीं लिखनी है? इसके लिए मैं ओ ग्रुप स्कूल की वेबसाइट से ही जो मैंने क्लास 4 का पेपर डाउनलोड किया है वो दिखा रहा हूं मैं। देखो उन्होंने क्या किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, उसने बोला दिस गार्बेज डंप अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ, उसने बोला फ्लाइज और फ्लाई अपोस्ट्रोफी एस, इसमें से क्या आंसर आएगा? फ्लाइज आंसर आएगा। तो उन्होंने यहाँ पे पूरी लाइन नहीं लिखी है कि दिस गार्बेज डंप अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ FLIES, नहीं, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया फ्लाइज। तो ये मेरी बात का बेस है कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा वही सिर्फ लिखना है। ये उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 3 का तो उन्होंने अनसोल्ड डाला हुआ है, बट जो क्लास 4 का है, क्लास 4 का उन्होंने सोल्यूशन के साथ डाला हुआ है। सोल्यूशन के साथ में आप देख पा रहे हैं सिर्फ वन वर्ड लिखे हुए स्पेस फॉर आंसर में। ठीक है, स्पेस फॉर आंसर में वन वर्ड लिखे हुए, तो आपको भी वही वन वर्ड ही लिखना है। जैसे मैथ का ही ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखो यहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि इन ए पर्स देयर आर 12 नोट्स एंड सो विद इक्वल नंबर ऑफ हाउ मच मनी इज देयर इन द पर्स। तो इसकी पूरी अपनी आप में कैलकुलेशन है कि कितने नोट हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई किया, किसको किसको एडिशन किया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे सिर्फ आपको एक फाइनल आंसर लिखना है, ₹8,400। वो आपसे कैलकुलेशन नहीं मांग रहा। इससे पहले जो पेपर आते थे उसमें वो कैलकुलेशन मांग लेता था, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है उसमें वो कैलकुलेशन नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फाइनल आंसर मांग रहा है कि आपको जो फाइनल आंसर आप सिर्फ वो लिख दीजिए इसमें। तो बच्चों को आपने इसी तरह तैयार करना है कि बेटा जो आप कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन कहाँ हो जाएगी? रफ पेज में हो जाएगी। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पर लास्ट में रफ पेज का स्पेस दिया होगा, ये स्पेस फॉर रफ वर्क, यहाँ पर आपने कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आया वो सिर्फ आपने यही लिखना है और सिर्फ आंसर लिखना है, लाइन नहीं लिखनी है। जैसे मान लो ये बनता हाउ मच मनी इज देयर इन द पर्स, वैसे तो लाइन ये बनती है कि देयर इज 8,400 रुपीज इन द पर्स, बट यहां पर पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखनी है, यहां पर सिर्फ लिखना है ₹8,400। ठीक है, तो ये मेरी बात का बेस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल आंसर लिखना है, वो भी इन जस्ट वर्ड फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे? क्योंकि ओ ग्रुप स्कूल की क्लास 4 की पेपर जो उन्होंने डाला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट। आगे बात समझ में? तो ये मेरी बात का बेस था कि आपको करना कैसे है। तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि एडमिट कार्ड की डेट क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि पेपर का जो फ्रंट पेज है वो कैसा आएगा, उसकी क्या नोट्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे आंसर करना है। ठीक है, और अगली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। आप अपने बच्चों के एटलीस्ट जो ओ ग्रुप स्कूल की वेबसाइट पर दिए हुए हैं पेपर, उन सब का आपने अपने बच्चों को पहले प्रिपेयर कराना है। प्रिपरेशन कराने के बाद फिर उसका मॉक टेस्ट लेना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उन बच्चों में से मैं एक का दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने उनसे, ये पेपर है क्लास 3 का, ठीक है, गुरु स्कूल की वेबसाइट पे, उसका मैंने बोला कि बेटा आपने टेस्ट करना है। तो जैसे मैं आपको बताया था कि मैंने सिर्फ उससे यहाँ पे आंसर लिखवाया है कि यहाँ पे आप आंसर लिखो यूनिफॉर्म, लाइट, म्यूजिक, चेयर, शूज, माउस। ठीक है, बी, फेदर, आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनसे आंसर लिखवाया है। कहीं पर अगर गलत है तो वो गलत बता देना है कि नहीं ये आपने गलत लिखा है, यहाँ पे क्रॉस करा दिया उसका। ठीक है, इस तरह आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको फाइनल आंसर ही करवाए हैं कि बेटा आपने सिर्फ फाइनल आंसर लिखने हैं। तो इस तरह से जब आप फाइनल आंसर कराएंगे उनके साथ साथ मार्किंग करते जाओ कि बेटा आपका ये क्वेश्चन गलत है, इसके इतने मार्क्स बनेंगे, और फिर उनको बताओ कि बेटा देखो आपके इतने वो बने हैं, पेपर सोल्व किए हैं और आपके इतने मार्क्स बने हैं। जैसे ये वाला लास्ट में आपने कैसे लिखना है कि इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, जीके। इंग्लिश थी टोटल 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर था। बच्चे ने कितने कैच किए? 30 में से 28, 30 में से 30, 20 में से 16, 20 में से 18, टोटल 92 मार्क्स आए। तो बच्चे के 92% मार्क्स बन गए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है,
उस बच्चे का इस तरह से एक रिकॉर्ड बना लेना है कि मैंने पहला मॉक टेस्ट कराया, पहले मॉक टेस्ट में उसके आए 78%, सेकंड मॉक टेस्ट कराया उसमें आए उसके 104/140 74%, थर्ड मॉक टेस्ट कराया 83%, फोर्थ कराया 70%। कम क्यों आए? क्योंकि बच्चे ने रीचेक नहीं किया या क्या गलतियां की थी। फिफ्थ कराया 83%, सिक्स कराया 70%, सेवंथ कराया 90%, एट्थ पेपर कराया 92%। ठीक है, तो इस तरह से उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। आप बच्चे को बताइए कि देखो ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये इस तरह से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बच्चों को लेना स्टार्ट कीजिए क्योंकि अब एग्जाम की डेट बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। क्लियर? तो मैंने आपको आज काफी सारी चीजें बताई जिसमें अदर देन द क्लास जो हमने किया है। ठीक है, और बच्चे के साथ लगे रहिएगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। कम से कम बच्चे को डेली 1 घंटा 2 घंटा आप दीजिए इस चीज के लिए, सो दैट कि बच्चा उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो ये हमारा था आज का जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम क्लास में लेके आए हैं जीके क्लास का। ठीक है, तो जीके क्लास में आज हम करते हैं जो हमारे पास पेपर है 2021 का, उसका जीके का पार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं जीके पार्ट 2021 पेपर। अपनी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। क्लास में हम लिख रहे हैं आज सॉल्यूशन ऑफ ग्रोव स्कूल क्लास 3 सॉल्यूशन कौन सी ईयर का? 2021 का, विच सब्जेक्ट? जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज का हम तैयार करते हैं आज 2021 का। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 वाज सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो ए पार्ट था उसके अंदर, वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहाँ है। ऑप्शंस भी साथ में दिए हुए थे, मुंबई / कोलकाता / न्यू दिल्ली। ये बच्चों के साथ जब आप ऐसे तैयारी कराते हैं ना, उनको मैंने आपको बोला कि अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं साथ के साथ उसके 1-2 क्वेश्चन साइड वाले पूछ लेना। सबसे पहले उसको फाइनल आंसर होता है कि बेटा जो पार्लियामेंट होती है किसी भी कंट्री की वो उसकी कैपिटल में होती है। ठीक है, और इंडिया की कैपिटल क्या है? बच्चे से पूछा कि बताओ इंडिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, बच्चा खुद बताएगा जी इंडिया की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? न्यू दिल्ली आ जाएगा। तो पहले हम आंसर लिख लेते हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर नियर बाय क्वेश्चन में चलो कि बेटा आपने मुंबई सुना है? हाँ जी सुना है। मुंबई बताओ किसकी कैपिटल है? मुंबई महाराष्ट्र कैपिटल है। ठीक है, कोलकाता सुना आपने? हाँ जी सुना है। कोलकाता किसकी कैपिटल है? कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो इस तरह के जो नियर बाय क्वेश्चन है वो भी साथ साथ बच्चे को कराते जाओ कि बच्चे को नियर बाय की थिंग्स भी साथ साथ लर्न होती रहे। क्लियर? उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में लिखा है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए हुए थे क्रिकेट / हॉकी / खो खो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी है, तो इसका आंसर आ जाएगा हॉकी। फिर क्रिकेट से पूछ सकते हो कि बेटा क्रिकेट में किसका नाम पता है? क्योंकि क्रिकेट में खास तौर पे जो पहले प्रीवियस ईयर में आता था कपिल देव का नाम आता था। कपिल देव कौन है? हरियाणा हरिकेन, उसको हम हरियाणा हरिकेन भी बोलते हैं कपिल देव को। ठीक है, तो MS धोनी क्या गेम प्ले करता है? क्रिकेट प्ले करता है। फिर साइना नेहवाल पे आ जाओ। साइना नेहवाल क्या प्ले करती है? बैडमिंटन प्ले करती है।
मैरी कॉम क्या प्ले करती है, बॉक्सिंग प्ले करती है। तो इस तरह स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के नाम आ जाएंगे उसके अंदर। सी पार्ट में आएगा व्हाट हेवनली बॉडी, व्हाट हेवनली, HEAVENLY, हेवनली बॉडी इज द मून, व्हाट हेवनली बॉडी इज द मून। कि मून कौन सी हेवनली बॉडी है? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्लैनेट, अच्छा यहाँ आंसर लिख दिया, प्लैनेट स्लैश स्टार स्लैश सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए प्लैनेट तो है नहीं, क्योंकि प्लैनेट आपको पता है कि बच्चे को सोलर सिस्टम में इसने लर्न किए थे, आपका होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर। ठीक है, स्टार, स्टार वो होते हैं जो अपनी एनर्जी से शाइन करते हैं। ठीक है, बट जो मून है वो अपनी एनर्जी से शाइन नहीं करता, वो सन की एनर्जी से शाइन करता है। फिर उसके बाद है सैटेलाइट। ठीक है, मून का सैटेलाइट, ठीक है, क्योंकि मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? सैटेलाइट, सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में है कि हु बिल्ट द ताजमहल। अब देखो जो हु बिल्ट द ताजमहल है ना, ये किसी भी बुक में क्वेश्चन नहीं है, ना सेकंड क्लास की बुक में, ना ही थर्ड क्लास की बुक में। बच्चे को ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे ने ऑप्शन देके तुक्का मार दिया, ठीक आ जाएगा, नहीं मारा तुक्का गलत हो सकता है। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो बच्चे का जो माइंड है उसको डिस्टर्ब करने के लिए डाल दिया जाता है जानबूझ के, कि बच्चा कंफ्यूज जाए और जो ठीक आंसर है उनको भी गलत कर दे। तो बच्चे को उसमें आपने ये मोटिवेट करना है कि बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नहीं आता कोई बात नहीं, या छोड़ दो। अगर आपको कुछ लगता है कि इधर उधर का लिखना है उसमें आप लिख सकते हो, लेकिन घबराना नहीं है। आपको ये चेक कर लेना है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है और वो आपने गलत नहीं करना है। मतलब नहीं आता तो उसमें घबराना नहीं है, आप लोगों ने गलत नहीं करना है, मतलब घबराना नहीं है। और उस घबराहट के चक्कर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ताजमहल अभी तक जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के लेवल से था वो ये पूछा जाता कि वेयर इज ताजमहल इज, कि ताजमहल कहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ताजमहल कहाँ पर होता है? ताजमहल आगरा में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाला है कि हु बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया? तो वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? शाहजहां। शाहजहां ने जो ताजमहल है वो बनवाया है। फिर अकबर नहीं आएगा, जहांगीर नहीं आएगा, क्योंकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये बुक में क्वेश्चन है भी नहीं। उसके बाद क्वेश्चन है ई पार्ट में, विच आउट ऑफ द बिलो, विच आउट ऑफ द बिलो इज एन एम्फीबियन, इज एन एम्फीबियन। किन में से एम्फीबियन कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए थे फिश स्लैश सी हॉर्स स्लैश फ्रॉग। एम्फीबियन वो होते हैं जो आपका लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं। ठीक है, फिश आपकी लैंड पे नहीं रह सकती, वो मर जाएगी लैंड पे आते ही। सी हॉर्स नहीं रह सकता, तो इसका आंसर आता है फ्रॉग। आपने बारिश के दिनों में देखा भी होगा, फ्रॉग जो है वो लैंड पर रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। सो दिस इज एन एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन सा आ जाएगा? फ्रॉग आ जाएगा। तो ये आपके पास 5 पार्ट थे, दे कैरी इक्वल मार्क्स 1 मार्क ईच, एंड टोटल क्वेश्चन नंबर 1 वाज ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो 5 मार्क का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास राइट ट्रू और फॉल्स। देखो इसमें एक काम आप ये भी प्रैक्टिस करना, मैं आपको बताता हूँ एक काम। आपने पिछले 2 साल के पेपर उठाने, क्योंकि 2 साल से पैटर्न चेंज हुआ है, और आपने क्वेश्चन की टाइप देखनी है कि क्वेश्चन की टाइप कैसे आ रही है। जैसे मैंने आपको कराया था कल, ट्रू और फॉल्स पिछले वाले पेपर में भी आया था, और 2021 वाले में भी आया था, 2022 वाले में भी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आया। तो आपने जो आपके पास बच्चे के पास ईवीएस की बुक है ना, उसके अंदर जितने भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है वो सारे सारे करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स तो अच्छी तरह करवा दो, उसमें से वो क्वेश्चन को गलत करे ही ना। उसने ए पार्ट में दिया फिशेज, फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीथ, कि फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। तो ये आपका आंसर क्या ट्रू आएगा। फिश जो है वो गिल से ब्रीथ करती हैं, फिशेज हैव गिल्स टू ब्रीथ। क्लियर। उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में लिखो द फूड वी ईट इज, द फूड वी ईट is digested
डाइजेस्टेड इन द हार्ट, कि जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, हार्ट में डाइजेस्ट होता है, ये गलत है, वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अराउंड बच्चे से ये पूछ लो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, यूज टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करने के काम आता है। तो नियर बाय के क्वेश्चन फिर से मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को नियर बाय क्वेश्चन जरूर कराने हैं कि चलो ठीक है, हार्ट में डाइजेस्ट नहीं होता, कहाँ होता है, स्टमक में होता है। फिर हार्ट का क्या फंक्शन हुआ, हार्ट का फंक्शन हुआ कि वो ब्लड को पंप करता है। उसके बाद सी पार्ट पे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, VALLABH, वल्लभ भाई पटेल is known as the father of the nation, as the father of the nation। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन। तो देखो फादर ऑफ द नेशन कौन होता है, महात्मा गांधी होता है। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है कि आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, वो रॉन्ग है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, राइट आंसर आपके पास क्या होता है कि महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। फिर क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा आयरन मैन ऑफ इंडिया। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि नेताजी याद करना है, नेताजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, सरोजनी नायडू। फादर ऑफ नेशन कौन है, महात्मा गांधी। आयरन मैन कौन है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं सरनेम वाले। डी पार्ट में है, a ball kept on the table showing all countries on the earth is known as विकिपीडिया। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल हो गया, थोड़ा ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बॉल के बारे में ना, जिस ये बॉल की बात कर रहा है, जो टेबल पर रखी होती है, जिसमें पूरा का पूरा अर्थ के कंट्रीज दिखाए होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब का टॉपिक अभी मेरे ख्याल से किसी क्लास में नहीं आया है, लेकिन फिर भी बच्चे को ये दिखा देना आप यूट्यूब के अंदर एनिमेटेड में या फिर पिक्चर के अंदर कि बेटा देखो ये ग्लोब होता है, इस ग्लोब पे जो मैप है वो जिसके अंदर सारे कंट्रीज हैं वो सारे के सारे दिखे होते हैं, इस तरह से टेबल पर रखा होता है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, विकिपीडिया नहीं बोलते। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट में लिखा है प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जो प्रतिभा पाटिल है वो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, जो पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की वो कौन है, प्रतिभा पाटिल, तो ये आ जाएगा ट्रू। अब इसके नियर बाय क्वेश्चन क्या हो जाता है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इंदिरा गांधी। बच्चों को ये भी याद रखना है कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन था और कौन थी, और फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट वाज प्रतिभा पाटिल एंड फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गए, इसके 5 पार्ट थे, 5 मार्क्स इस, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना हो गया, 5 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन, तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पिक्चर, and write their names, देखो पिक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पिक्चर थोड़ा मेरी ड्राइंग भी वीक है और पिक्चर भी टिपिकल ही है, इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना।
और या फिर मैं यहाँ पर पिक्चर्स रख देता हूँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये पहली पिक्चर दी हुई है, ये सेकंड पिक्चर दी हुई है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। ये 5 पिक्चर दी हुई हैं, इनका आपको बताना कि ये पिक्चर्स कौन कौन सी हैं। तो जो पहली पिक्चर है उसने बोला दिस इज अ डैश, कि ये क्या है, ठीक है। तो देखो उसने जो है हालांकि है तो वो डॉल्फिन, ठीक है। आंसर क्या आएगा, दिस इज अ डॉल्फिन। तो कई बच्चे अगर फिश भी लिख देंगे तो वो भी ठीक ही माना जाएगा, दिस इज अ डॉल्फिन। सेकंड में लिखा हुआ है दिस इज अ, तो जो पिक्चर है इसमें यॉक की दी हुई है, तो इस यहाँ पे आ जाएगा यॉक, YAK, ठीक है। वहां पे बच्चे बफेलो नहीं लिख सकते कि बफेलो या काउ लिखते हैं, वहां पे यॉक ही लिखना है क्योंकि बच्चों को Y फॉर यॉक बता रखा होता है। सी पार्ट में चलते हैं, दिस इज अ डैश, ठीक है। इसमें भी बच्चे मतलब 2 आंसर ले सकते हैं, कई बच्चे यहाँ पे फ्लावर लिखेंगे, कई बच्चे यहाँ पे रोज लिखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं रोज लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर नाम बता दिया फ्लावर का, तो अगर फ्लावर भी लिखेंगे दिस इज अ फ्लावर तो भी वो ठीक कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद डी पार्ट में लिखते हैं दिस इज अ डैश, ठीक है। तो ये किसका पिक्चर दिया हुआ है, चर्च का पिक्चर दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर प्लस का साइन बना हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, CHURCH, चर्च। चर्च क्या होता है, चर्च इज द प्लेस वेयर क्रिश्चियन गो फॉर वर्शिप, ठीक है। चर्च क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो जाते हैं वर्शिप करने के लिए। उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं, ई पार्ट में लिखा है दिस इज अ डैश, दिस इज अ डैश, कि ये क्या है, ये एक स्टार फिश है, क्या है, ये एक स्टार फिश, स्टार फिश। तो इसका आंसर आएगा दिस इज अ स्टार फिश, क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5, और इट कैरी इक्वल मार्क्स, इट्स पार्ट आल्सो कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जीके पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा राइट द कैपिटल ऑफ फॉलोइंग स्टेट, राइट द कैपिटल ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, स्टेट्स की कैपिटल लर्न करनी है। देखो 28 के 28 स्टेट्स की थोड़ा मुश्किल हो जाता है लर्न करना, बट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, इसमें मैंने बताया था कि बच्चों को 15-16 स्टेट्स की तो कैपिटल जरूर लर्न करानी है आप लोगों ने। अगर सबकी हो जाए तो दैट्स गुड, बच्चे की कैपेसिटी की वो कितने लर्न कर पाता है, बट हम जो यहाँ पे करवा पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया बच्चों की कैपेसिटी वो 16-15 के अराउंड है, मतलब 20 नहीं है। 20 स्टेट्स की बच्चे कैपिटल लर्न कर नहीं कर पाए, बट आउट ऑफ 28-29 वो 15-16 की उन्होंने लर्न कर लिया, और ये भी डैम श्योर है कि वो क्लास 3 के अंदर तो सारी लर्न कर ही लेंगे, ठीक है। राइट द कैपिटल ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, तो इसमें सबसे पहले आया हुआ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या होती है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या होती है, कोलकाता होती है। इसके बाद बी पार्ट पे है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या होती है, हैदराबाद, हैदराबाद। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले क्या थी कि दोनों की हैदराबाद कैपिटल थी, लेकिन अब क्या हुआ, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब क्या है, अमरावती है, और हैदराबाद किसी कैपिटल है, वो तेलंगाना की कैपिटल है। उसके बाद सी पार्ट पे चलते हैं, गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। फिर इसमें लैंग्वेज की भी बात आ जाती है कि विच लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा, तो आंसर इज कोंकणी, ठीक है। जो कोंकणी लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं, केरला, केरला, केरला की कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो हालांकि तिरुवनंतपुरम और त्रिवेंद्रम एक ही है, तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग थोड़ा लेंदी हो जाती है, तो मैंने अपने क्लास में जो बच्चे हैं उनको त्रिवेंद्रम कराई है, वो थोड़ा आसान है, वेन, TRI 3 VEN वेन, द्रम DRAM, त्रिवेंद्रम, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून, देहरादून, ठीक है। तो ये भी आपके पास 5 स्टेट्स थे जिनकी कैपिटल पूछी गई थी, और ये भी 5 मार्क्स का ही पेपर था, क्वेश्चन था। तो टोटल जो जीके पार्ट था 5 5 10
10, 5, 15, 15, 5, 20। तो टोटल जे की जो थी वो 20 मार्कशीट थी 2021 की। ठीक है, तो आज हमने किया है 2021 जीके पार्ट, और फिर हम कल लेके आएंगे एक नया सब्जेक्ट और नया सोल्यूशन के साथ। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और लगातार मेहनत करते रहिएगा, बच्चे को लगातार मेहनत करवाते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा। कई बार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं ज़्यादा पढ़ के, तो उनको मोटिवेट भी करना है साथ के साथ, और उनको अच्छे से पढ़ाना भी है। और ग्रुप स्कूल का हमें जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना है। क्लियर, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। ये अलग कहानी है कि ऑब्जेक्ट जो ओग्रो स्कूल है जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर बताता है कि ये बच्चे क्वालिफाइड हुए, वो मार्क्स नहीं बताता। अदरवाइज हमारा टारगेट ये होता है कि हम हर एक बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 1 दिला सकें। राइट, ओग्रो स्कूल के अंदर जैसे सारे बच्चे 600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो मतलब बच्चे उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए, रैंक 1 आना चाहिए बच्चे का। चलो यहाँ पे रैंकिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर आते हैं ये बच्चे क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आपने वो वाला टारगेट लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, बच्चे को मोटिवेट करना है कि चलो बच्चों मेहनत करो अच्छे से, और फिर सक्सेस क्या होगी आपके पास आएगी, एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम कल आते हैं नई क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।